नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 5 पर्यावरण एवं प्रकृति से ग्राम्य जीवन, जिसे लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने, डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी ने। कविता में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कविता में गांव के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें बताया गया है कि सभी तरह की समृद्धियों से पूर्ण होते हुए भी ग्रामवासी सहज जीवन जीते हैं। समृद्धियों मतलब कि हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी और समृद्ध धनवान होने के बावजूद भी जो गांव के लोग हैं वे बहुत ही सरल और सहज जीवन जीते हैं। कोई ज़्यादा दिखावा नहीं होता है। उनकी इस सहजता को उनकी अज्ञानता और भोलापन समझने की भूल करना उचित नहीं है। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि अगर वे दिखाई देते हैं कि वे बहुत सहज है और सरल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे अज्ञान हैं, उनको कुछ आता नहीं है, वो बहुत भोले हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो बहुत चतुर भी होते हैं और समझदार भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी हैं, उन्होंने जो गांव है उसका दृश्य का वर्णन यहाँ पे किया है और सभी को देखने में बहुत आनंद मिलता है कि किस प्रकार घर के लोग काम कर रहे हैं, किसान काम पर जाते हैं और छोटे छोटे घर हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ज़्यादा जनसंख्या नहीं होने के कारण शांति भी बहुत होती है गाँव में और बहुत ही खुला माहौल होता है। खुला मतलब चारों तरफ खुली ताज़ी हवा मिलती है, हरा दृश्य होता है और चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दिखते हैं, जानवर दिखते हैं कई प्रकार के। और ये सारी चीज़ें जो है नगर में या शहर में देखने को नहीं मिलती हैं। उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डॉक्टर पांडे जी ने वर्णन किया है ग्राम्य जीवन कविता में। चलिए इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, दिया हुआ है मुकुटधर पांडे जी का जीवन परिचय। इसको हम पढ़ लेते हैं। मुकुटधर पांडे का जन्म 30 नवंबर सन 1885 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। छायावाद का आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। उनकी रचना कुररी के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। मानद डिलीट की उपाधि प्राप्त श्री पांडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए क्या है प्रमुख रचनाएं। पूजा के फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, अनुदित उपन्यास है जो, परिश्रम यह एक निबंध है, मेघदूत छत्तीसगढ़ी अनुवाद, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद इन्होंने किया है। ग्राम्य जीवन कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य एवं ग्रामवासियों की सहज जीवन शैली का जीवन चित्रण किया है। तो यहाँ पे गांव का हम प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के निवासी किस प्रकार सरल और सहज प्रकार के होते हैं और कितने समझदार होते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे पांडे जी ने किया है। तो चलिए पहली पंक्ति है, छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति सुंदर दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुं ओर, द्विजगण सुंदर गान सुनाते नृत्य कहीं दिखलाते मोर। तो यहाँ पे देखिए जो द्विजगण हैं, द्विजगण किसे कहा जाता है? पक्षियों को। द्विजगण का अर्थ होता है पक्षी, पक्षियाँ। सुंदर गान मतलब जो पक्षियों की चहचहाहट है यह हमें कहाँ सुनाई देती है? गांव में ही सुनाई देती है। गांव में ही हमें सुनने को मिलता है चिड़ियों की चहचहाहट। तो सबसे पहले लाइन में देखिए, अच्छा इस पंक्ति में जो कवि हैं वे क्या बताना चाह रहे हैं? ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्रण इन्होंने इन पंक्तियों में किया है। बताया है कि छोटे छोटे भवन, जो छोटे छोटे घर हैं गांव के, वह कितने सुंदर होते हैं। तो छोटे छोटे भवनों का यहाँ पे वर्णन किया है मुकुटधर जी ने। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति सुंदर मनोहर आते हैं। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे घर होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। मनोहर मतलब कि सुंदर, जो मन को मोह ले उसे कहते हैं मनोहर। तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। रत्न जड़ित मतलब कि रत्नों से जड़ित, रत्न से सुशोभित जो प्रसाद है, जो महल हैं, वे भी उसके सामने फीके नज़र आते हैं। इनकी जो शोभा है इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, अवर्णनीय है। मतलब कि हम इसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते कि वे कितने सुंदर हैं, अतुलनीय कहा जा सकता है। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुं ओर। गाँव में हर जगह देखोगे, चौराहों में, चौक चौराहे में एक बट का, पीपल का पेड़ होता है जहाँ पे लोग बैठकर गर्मी के दिनों में छाया में, हवादार खुली जगह में बैठकर बातें करते हैं आपस में।
तो ऐसी जो शीतल छाया वाले वट वृक्ष है ये कहाँ शहरों में मिलता है, या सिर्फ कहाँ मिलेगा, गांव में ही मिलेगा। वट किसे कहते हैं, बरगद का जो पेड़ होता है उसे कहते हैं वट। और पीपल तो आप सभी जानते ही हैं। तो वट वृक्ष एवं पीपल के पेड़ों की जो गहरी छाया चारों ओर फैली हुई है वह कहाँ है, सिर्फ ग्राम में है, गाँव में है। जो द्विजगण मतलब पक्षीगण हैं, जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वे सुंदर गाने सुनाते हैं। और कहीं किसी कोने पर जंगल में जो मोर है वह नृत्य दिखलाते हैं, नाच दिखाते हैं, सुंदर नृत्य करते हैं। तो यह था पहली पंक्ति। अगली पंक्ति है, शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त, करते हैं अतिथि का मान। तो जो ये पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, इसमें कवि ने ग्राम्य शोभा, गांव की जो शोभा है उसके साथ साथ वहाँ के जो किसान हैं उसके सरल सहज स्वभाव का इस पंक्ति में वर्णन किया है। वे कहते हैं कि शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता भाई, जिस गांव में शांति हो, भले ही वह छोटा क्यों ना हो, पर वो वहाँ रहना बहुत ही सुखमय होता है। गांव का परिवेश शांत होता है, वहाँ अधिक शोर शराबा नहीं होता, हल्ला गुल्ला नहीं होता है, जैसे कि बड़े शहरों और महानगरों में होता है। शोर शराबा तो वहाँ नहीं होता है, बड़ा ही शांत परिवेश होता है। और देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई, मतलब जो सुख है, शांति है, वह हमें कहाँ मिलेगा, गांव में ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि देखो नगरों से भी बढ़कर, नगर शहर से भी बढ़कर जो शोभा है, जो शांति है, सुंदरता है, वह कहाँ है, गांव में है। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, चतुर तो हैं, किसी के भी मन में कोई कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं है। किनके अंदर, यहाँ के रहने वाले किसानों के अंदर। यहाँ के जो खेती करने वाले किसान हैं, कृषक लोग हैं, वे बड़े ही होशियार और सरल स्वभाव वाले होते हैं। चतुर मतलब कि होशियार, समझदार हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कपट, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होता है। ये धोखेबाजों से कोसों दूर रहते हैं। दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त, मतलब दिवस का अर्थ होता है दिन, प्रफुल्लित मतलब कि खुश उत्साहित, चित्त मतलब कि मन जो है उनका बहुत खुश उत्साहित होता है। जो दिन वो लोग बिताते हैं वे बहुत खुशी खुशी बिताते हैं। करते हैं अतिथि का मान, और जो भी मेहमान उनके यहाँ आता है उनका वे बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। अगली पंक्ति है, आसपास में है फुलवारी कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। जो गांव होते हैं वहाँ के सुंदर बाग बगीचों का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। आसपास में है फुलवारी, कवि कहते हैं कि जो घर के गांव में जो घर होते हैं उसके आसपास फूलों की सुंदर फुलवारी होती है, बगीचा होता है। और कहीं कहीं पर बाग अनूप, कहीं कहीं पर बड़े बड़े ऐसे उद्यान होते हैं जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं। वे बहुत अनूप मतलब शोभनीय होते हैं, सुंदर होते हैं, अवर्णीय होते हैं। केले नारंगी के तरुगण, तरुगण मतलब कि वृक्षों, तरु मतलब वृक्ष, गण मतलब कि यहाँ पे वृक्षों के समूह को कहा गया है। तो वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो दिखलाते हैं सुंदर रूप। केले, नारंगी, संतरे के जो पेड़ होते हैं वे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और गांव की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं। तो नूतन मीठे फल मतलब जो नए नए, हर मौसम में जो नए नए फल आते हैं वे बागों से हमेशा खाने को मिल जाते हैं। जो बागीचे होते हैं नए नए, आम का बागीचा, बिही का, अमरूद का बागीचा, केले का बागीचा, तो वहाँ जो नए फल लगते हैं वे हमेशा खाने को मिलते रहते हैं। देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित्य खिलते हैं। फूलों की खुशबू जो है, सौरभ मतलब कि खुशबू, गांव में फूलों की खुशबू देने के लिए, जो इत्र की खुशबू है महक फैलाने के लिए जो वहाँ के फूल है वो नित्य खिलते हैं, मतलब हमेशा वहाँ फूल खिले होते हैं जो पूरे गांव को महका देते हैं, सुगंधित कर देते हैं। तो यह था हमारी तीसरी पंक्ति। अगली पंक्ति है, पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शियारी,
यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पतचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते वे कहाँ पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। तो देखिए ये जो चौथी पंक्ति है इसमें देखिए क्या लिखा है। कवि ने यहाँ पे जो लहराते हुए धान है, जो गन्ने के खेत हैं, उसकी सुंदरता का यहाँ पे चित्रण किया है और किस प्रकार खेतों में हिरण के बच्चे आते हैं खेलने के लिए और उनके साथ जो गांव के बच्चे हैं वे भागा दौड़ी करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, यह बताया गया है। तो पहली लाइन में लिखे हैं, पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है। तो जो जलाशय है, तालाब है, जलाशय का मतलब होता है तालाब जहाँ पे पानी भरा होता है। तो कवि कहते हैं कि पानी की पर्याप्त मात्रा होने से गन्ने की जो फसल है वे लहरा रही है पास के जलाशय के पास। हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। जो हरे भरे धान के फसल है, खेत है, उसे देखकर किसान का मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, और क्योंकि फसल बड़ी बड़ी हो चुकी होती है तो हिरण के जो बच्चे हैं वे चुपचाप उसमें घुस जाते हैं। यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पतचाप। तो इस यहाँ पे गांव में कोई हिरण का शिकार करने वाला, जैसे दूसरे लोग होते हैं जो दुष्ट होते हैं, जो जानवरों का शिकार करते हैं, ऐसा कोई गांव में नहीं रहता है। यहाँ बस क्या करते हैं, जो कभी कभी क्या करते हैं, जो किसान के बालक होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वे हिरण के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी इंसान अपने शौक़ के लिए हिरण को मारता नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यहाँ नहीं है छली शिकारी जो छल कर उनको पकड़ना चाहे, ऐसा कोई नहीं है। और जब बच्चे उन्हें दौड़ाते हैं और उसे पकड़ नहीं पाते हैं तो वे थक कर खुद ब खुद रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है। गांव में बड़ा ही सुंदर सा झरना जब गिरता है ऊपर से गांव में सुंदर से झरने से जब पानी गिरता है तो कल कल की आवाज़ आती है, और वह आवाज़ इतना सुंदर लगता है, सुनने में इतना अच्छा लगता है कि मानो ऐसा लगता है कि ये किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, उसे उनकी उन्नति का मार्ग दिखा रहे हो। किसानों के मन में ये प्रकृति के मनोहारी दृश्य देखते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा के भाव जागृत होते हैं। लिखा है, मानो कृषकों को उन्नति के मार्ग बतलाता हो। जो कलकल करता झरना है, ऐसा लगता है मानो किसानों को उनके उन्नति के राह को दिखा रही हो। इस प्रकार जो गांव का जीवन है बहुत ही सुखमय और बहुत ही आनंदमय होता है, और सब मेहनती होते हैं, किसी के मन में कपट छल कपट नहीं होता। गोधन चरते कैसे सुंदर, कल घंटी बजती सुखमूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कूल, ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुखसार। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है, देखिए यहाँ पे लिखा है, गोधन चरते कैसे सुंदर। जो गोधन है मतलब बछड़े हैं, गाय के बच्चे हैं, गाय हैं, वे कैसे सुंदर चर रहे हैं। गल घंटी मतलब गले में उनकी घंटी बजी हुई है, तो जब वो इधर उधर फुदकते हैं, कूदते हैं, तो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और मन को सुखमूल मतलब कि सुख का मूल या आनंद की जड़, सुख मूल यानी जड़ होता है, तो यही क्या है, सुख का मूल है। छोटे छोटे बछड़ों के गले में लटकी हुई घंटी को गांव के लोग जब सुनते हैं, उसकी आवाज़ जब कानों में जाती है तो मन बहुत खुश हो जाता है। चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कूल। तो चरवाहे जो गाय भैंस चराते हैं उसे कहते हैं चरवाहे। तो जब चरवाहे बड़े मज़े से नदी के किनारे पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं, तटनी मतलब नदी, तो नदी के किनारे जो चरवाहे होते हैं वे सुख से शांति से खुशी खुशी घूमते दिखाई देते हैं। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा, तो लभ्य का अर्थ होता है प्राप्त, उपलब्ध, है ना, सुलभ। तो गांव के लोगों को हमेशा सभी प्रकार के सुख शांति अपार रूप में यानी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, सुलभ होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, झंझटहीन बिताते जीवन, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। करते दान धर्म सुखसार, और वे हमेशा क्या करते हैं, दान धर्म करते रहते हैं खुशी खुशी, इसलिए उनका जीवन भी बहुत ही आनंदमयी होता है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के वे अपना जीवन को बिताते हैं और धर्म और नैतिक के कार्य करते हैं। जीवन का सार है वही इन किसानों के जीवन में प्रासंगिक हो गया है। तो
यही किसानों का जीवन है, गांव के लोगों का जीवन है। वे हमेशा सुख, चैन और शांति से रहते हैं। तो देखिए कितना ही अच्छा वर्णन यहाँ पे मुकुटधर पांडे जी ने गांव का किया है। तो यह था बच्चों हमारा आज का पाठ ग्राम्य जीवन।